So friends, here we are at Onis Aqua with another new video today, which we will be discussing about the entire keeping care and about how to maintain betas and the A to Z of betas, which includes what are the types of betas. And here we have with us none other than Mr. Parijat of Wish a Fish. So, hello Parijat, welcome to your show. अच्छा पारिजात, तो आज थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे पहले कि एज टू बेटा फिश का थोड़ा बहुत ओरिजिन, उसका नेचुरल हैबिटेट के बारे में अगर थोड़ा बोलिएगा। या बेटा इज़ अ वेरी वल्नरेबल टाइप ऑफ फिश। इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ था साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया। एंड ये जो इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, ये एकदम शैलो वाटर फिश है, मतलब थोड़ा सा पानी में ये पैदा होता है इन राइस फील्ड्स या कोई भी स्टैगनेंट वाटर एरिया हो गया, मतलब लो स्ट्रीमिंग जहाँ पे रहता है, जहाँ पे स्ट्रीम का फ्लो एकदम लो रहता है, ऐसे जगह पे इसका नेचुरल ग्रोथ होता है। एंड कैप्टिव ब्रीडिंग तो अभी काफ़ी पॉपुलर है इस फिश को लेके। काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट्स, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स भी काफ़ी सारा हो चुका है और हो भी रहा है। एंड वाइल्ड कॉट का भी एक ओरिजिन होता है इसका, जो कि वाइल्ड्स में, यानी कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो ज़मीन पे पत्ते या ये पड़े हुए रहते हैं और छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसी गड्ढे में पत्तों के नीचे इन ब्लैक वाटर एरिया दे ग्रो ओवर देयर। बेटाज का हम लोग सुनते हैं कि इतना वैरायटीज है, बहुत तरह तरह का वैरायटीज है, तो कितना तरह का क्लासिफिकेशन उसका होता है, कितना तरह का वैरायटीज है, और सभी वैरायटीज का अगर आप उसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर थोड़ा अगर बोल पाइएगा। देखिए, बेटा का जो क्लासिफिकेशन अगर हम करने जाएंगे तो इसका 2-3 बेसिस हो सकता है, जिस बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट ब्रॉडली अगर हम बोलने जाएंगे तो 3 टाइप का बेटा अभी कमर्शियली अवेलेबल है फॉर कीपिंग, जिसमें से फर्स्ट आता है लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल के काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, द मोस्ट पॉपुलर बीइंग हाफ मून लॉन्ग टेल। और उसके बाद आता है एक शॉर्ट टेल प्लाकाट, जिसका टेल का साइज़ बॉडी के रेशियो से छोटा होता है, और इसमें काफ़ी सारा वेरिएशंस भी होता है, कलर वाइज एंड शेप वाइज एंड जेनेटिकली ऑल्सो। और एक और छोटा टेल का होता है वाइल्ड बेटा, जो यूजुअली वाइल्ड बेटाज जो वाइल्ड कॉट्स होते हैं या हम जो कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं, वो यूजुअली वाइल्ड शॉर्ट फिन्स में ही आता है, यानी कि प्लेकेट के शेप में ही आता है। हालांकि रिसेंटली कुछ अच्छे ब्रीडिंग टेक्निक्स की वजह से हम लॉन्ग टेल वाइल्ड बेटाज भी हम लोगों को आजकल मिल रहा है, देखने के लिए भी मिल रहा है, एंड वो इंडिया में आ भी रहा है फॉर सेलिंग एंड कीपिंग पर्पस। तो ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हम कर सकते हैं। अच्छा, तो और हम लोग की सुनते हैं कि बेटाज का बहुत टेल वाइज आपका बहुत तरह तरह का वैराइटीज वेरिएशंस होता है, तो उसका फिर टेल वाइज एक बार थोड़ा क्लासिफिकेशन से बोलिएगा। देखिए, टेल वाइज जो होता है, टेल के हिसाब से पहला जो मैंने बोला कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में लॉन्ग टेल आता है, तो इस लॉन्ग टेल में काफ़ी सारा वेरिएशन है। इसमें एक आता है डबल टेल, जिसके पीछे का जो फिन होता है, वो वहाँ पे 2 फिन्स होते हैं, जिसके वजह से इसका ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा आता है, ये डबल टेल है। और सिंगल टेल भी होता है। सिंगल टेल का यूजुअली जो स्टैंडर्ड कमर्शियल शेप होना चाहिए, दैट इज़ अ 180 डिग्री। उसका एक सर्कल का जो आधा होता है सेमी सर्कल, तो वो सेमी सर्कल शेप का पीछे वाला टेल उसका होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं हाफ मून। और ये 180 डिग्री से कभी कभी कुछ बहुत अच्छे क्वालिटी फिशेस जिनके फिन्स डेंस होते हैं, तो उनका वो 180 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा इस मतलब अपोजिट साइड्स में थोड़ा ज़्यादा बल्जिंग होता है, यानी कि 180 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर हाफ मून या OHM। एंड फुल मून बोलकर तो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, राइट? एक फुल मून, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ अ कमर्शियल नेम। ये कमर्शियल नेम दिया गया है थाईलैंड से डबल टेल ओवर हाफ मून फिश को, जिसका 2 टेल होता है और उसका स्प्रेड 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। दिस डबल टेल OHM, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सिंगल टेल हाफ मून तो 2 टेल फुल मून, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। बट एक्चुअली वो
जो चांद का फुल शेप होता है, लोग इसको परसीव करते हैं कि वो वैसा शेप नहीं होता है। इट्स आइदर 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री। इट्स आइदर हाफ मून शेप और ओवर हाफ मून शेप। और 2 टेल से हुआ तो डबल टेल, 1 टेल से हुआ तो सिंगल टेल। इसके अलावा भी काफ़ी और लॉन्ग टेल्स होते हैं, जैसे वेल टेल होता है, जैसे हम लोगों का डी शेप का एक डेल्टा टेल होता है। वो डी शेप का थोड़ा अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया तो हम उसको सुपर डेल्टा बोलते हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टेल फिन्स। कैन इट बी एक्चुअली डिस्टिंग्विश्ड की देख के, जस्ट फिजिकल ट्रेड्स देख के क्या हम लोग डिस्टिंग्विश की कौन सा लोकल है और कौन सा इम्पोर्टेड? देखिए, एक्चुअली लोकल और इम्पोर्टेड का फंडा ऐसा है कि आप किसी समय देख के डिस्टिंग्विश कर भी सकते हैं, किसी समय आप नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेड फिशेस का, इम्पोर्टेड फार्म्स का एक स्टैंडर्ड होता है। उन लोगों का वो एक बेंचमार्क क्रिएट करके चलते हैं कि हाँ, हम इस क्वालिटी के नीचे अपने क्वालिटी को जाने नहीं देंगे। और एक चीज़ है कि देखने से हो सकता है कि आपको पता ना चले या देख के बहुत अच्छा लग सकता है, बट ये इंडियन है या इम्पोर्टेड है इसका आपको बाद में भी पता चल सकता है, 2-3 महीने या 4-5 महीने बाद, जब उसका कलर, जो आपका फिश का कलर है वो बिखर जाएगा। अगर वो जो जेनेटिक है, वो जेनेटिक लाइन जो है उसका अगर स्टेबल लाइन नहीं है, तो मान लीजिए कि आप एक कोई कलर पैटर्न देख के ही एक फ़िश खरीद रहे हैं, जैसे वो रेड ड्रैगन हो गया या सामुराई हो गया। दीज आर ऑल कलर स्पेसिफिक या पैटर्न स्पेसिफिक फिशेज़। उनके पैटर्न के ऊपर ही उनका प्राइस डिसाइड होता है एंड उनका क्वालिटी डिसाइड होता है एंड ऑल। तो वो फिश अगर 3-4 महीने बाद उसका पैटर्न चेंज हो जाए या वो उसका जेनेटिकली कोई चेंजेस आ जाए उसके अंदर, तो फिर वो आपने जिस कारण से उस फिश को खरीदा तो वो इट बिकम्स नलिफाइड एक्चुअली। तो इसलिए तो जो इम्पोर्टेड फार्म्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड इम्पोर्टेड फार्म्स रहते हैं, उनका जो लाइन होता है, मतलब जो जेनेटिक लाइन होता है, वो काफ़ी स्टेबल होता है। और थोड़ा सा पानी का भी डिफरेंस है एक्चुअली, मतलब पानी, वहाँ का जो पानी में फिशेस जो ग्रो करते हैं एकदम बचपन से, लाइक फ्रॉम डे 1 से जो वो ग्रो करते हैं उस पानी में, पीएच का तो आई थिंक पैरामीटर्स, पीएच, सब कुछ जितने पैरामीटर्स हैं, वाटर पैरामीटर्स यहाँ के और वहाँ के, तो हम मैच नहीं करा सकते। सो इन अ नटशेल यू मीन टू से कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के 100% हम लोग पूरा हमेशा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कुछ इन दैट केस नया हॉबीज को लाइक सेलर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। दैट इज, मैं बोलूंगा कि जेन्युइन सेलर्स से ही डील कीजिएगा इस बारे। किस तरह का बेटा, विच टाइप इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट वन एंड उसका इतना कॉस्टली होने का रीजन क्या है? देखिए, बेटा में कॉस्टली का काफ़ी सारा वैरायटी भी है, कॉस्टली में भी आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगा एंड इट डिपेंड्स ऑन एनी यूनिक थिंग। उस बेटा में अगर कुछ यूनिकनेस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जायंट बेटा हो गया। जो जायंट बेटा होता है उसका ओरिजिनल साइज काफ़ी बड़ा होता है। कितना बड़ा? तो 10 to 12 सेंटीमीटर तक वो ग्रो कर सकता है वो फिश, अगर हमने उसको वैसा हैबिटेट दिया, वैसा कंडीशन दिया। तो ये जायंट बेटा फिश बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद आज एक्चुअली ये जो कॉस्टिंग डिपेंड करता है, ये थोड़ा कमर्शियल बेसिस पे इसलिए डिपेंड करता है कि कुछ फिशेज़ ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। मतलब एक पेरेंट को ब्रीड करके, अगर हम एक नॉर्मल हाफ मून को ब्रीड करते हैं तो उसमें मान लीजिए अगर हम लोगों को 1000 बेबीज़ हम लोग उसमें सर्वाइव करवा पाते हैं इन अ ब्रीडिंग प्रोसेस, तो बाकी जो कॉस्टली वंस है उसमें शायद 30 या 40 या मैक्सिमम 50 बेबीज़ को हम वहाँ ये कर सकते हैं, सर्वाइव करवा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। और जैसे कि वाइल्ड बेटाज हो गया, वाइल्ड बेटाज में प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। एक पेरेंट से हम लोगों को बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स काफ़ी कम मिलते हैं एक बैच में। ये एक कारण हो सकता है उसका कॉस्टिंग का, मतलब वाइल्ड बेटास का एक्चुअली यही कारण है थोड़ा कॉस्टिंग का। एंड इसके बाद हम लोग वाइल्ड बेटास में स्पेसिफिकली हम लोग जेनेटिक काफ़ी इंजीनियरिंग करते हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्रॉस वगैरह करवाते हैं ब्रीडर्स। तो उसमें काफ़ी नॉलेज का भी खर्चा होता है एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खर्चा होता है, जिसके वजह से वो कॉस्टली के तरफ जा सकता है। कोई अगर हाइब्रिड नया टाइप का वाइल्ड बेटा निकला है, या मान लीजिए कोई एलियन टाइप का जो है बेटा, तो ये थोड़ा कॉस्टली के तरफ जा सकता है। या अगर कुछ स्पेसिफिक मार्किंग वाला हो, जैसे अभी एक बहुत पॉपुलर जो सीरीज़ है वो एवेटार सीरीज़ बोल के एक चलता है। एवेटार में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। तो ये जो है ये इसके लुक के ऊपर है। और टेल में पैटर्न्स होता है, स्टार पैटर्न्स होता है, टेल के शेप्स होते हैं। तो ये जो टेल के पैटर्न्स हैं या बॉडी के मार्किंग्स हैं या टेल के शेप्स हैं, ये जितना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाएगा, जितना परफेक्ट बैच हम लोग निकाल पाएंगे, उतना ज़्यादा वो फिश कॉस्टली होता जाएगा।
बिकॉज उस ब्रीडर को भी वो रिज़ल्ट अचीव करने के लिए एक काफ़ी मेहनत देना पड़ता है। उसको सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे पेयर से लेके वो ब्रीडिंग करवाना पड़ता है, वो पेयर का भी काफ़ी कॉस्टिंग होता होगा उसको। तो ये सारी चीज़ मिला के उस फिश का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। बट एक्चुअली 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेप एंड मार्किंग एंड उसका ब्रीडिंग में जो नंबर ऑफ फिशेस निकलता है। अगर वो कम निकल रहा है, बहुत रेयर बैच है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो सकता है। A very interesting point has cropped up in my mind. So that is, आप जैसे बोल रहे हो ना regarding the, as you pointed out, wild betas. So you are procuring the wild betas and actually you are selling it to the customers, telling it as wild beta. Wild beta बोल के आप सेल करते हो. So I suppose उसका बहुत एक थोड़ा extra price एक होता है for that being a wild beta. How can a customer be assured of it that it is actually a wild? ऐसे कुछ certificate ऐसा कुछ एक होता है? नहीं, देखिए बेटास में सर्टिफिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसका जो लुक है और जो पैटर्न्स है, बेसिक चीज़ तो है कि सबसे बहुत खासियत जो रहता है बेटास का, वाइल्ड बेटास का, वो है आँखों के अंदर एक कलर दिखेगा आपको। जो उसका जो आई बॉल का नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे उसका जो भी बॉडी कलर होगा, ग्रीन या ब्लू, वो कलर उसका वहाँ पे रहेगा, बहुत प्रोमिनेंटली रहेगा। उसके बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके जो स्केल के कलर्स हैं या शाइन्स है, बॉडी का पैटर्न बोल लीजिए, टेल का शेप, टेल में जो मार्किंग्स होते हैं, ये सारा चीज़ एक मतलब वो आपको देखने से ही पता चलेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल फ्लावर, जिसको पता है उनको पता है, आराम से चल जाएगा। ये अगर आप थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे या आपके जो नियर बाई स्टोर्स हैं, अगर वो वाइल्ड बेटास में डील कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे विजिट भी करेंगे, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटास हैं, उसमें वाइल्ड बेटास आपको अगर पता भी ना हो कि हाँ ये वाइल्ड बेटा है, तब भी वो बेटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट द रेगुलर काइंड ऑफ बेटा दैट वी सी एवरीवेयर, और जो हर हॉबिस्ट के घर में दिखता है। अच्छा, और एक मेरा मन में एक ख्याल आ रहा है कि दैट इज जो हम लोग बोलते हैं वाइल्ड बेटास, तो ये क्या एक्चुअली क्या ओरिजिनली वो वाइल्ड से एकदम पकड़ के क्या इसको एकदम डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली वाइल्ड कॉट जो बेटास हैं, ये जो ब्रीडिंग फार्म्स हैं बाहर के कंट्रीज के, तो वो क्या करते हैं, वाइल्ड्स में जाके अच्छे पेयर्स ढूंढ के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं। एक्चुअली उनका जो इसका एक टीम होता है बाकायदा, दे स्टार्ट कैप्टिव ब्रीडिंग करके उसका जो रिजल्ट्स, उसका जो बेबीज प्रोड्यूस होता है, उनको रेस करके फिर उनको सेल कर सकते हैं, या उसके नेक्स्ट बैच को भी सेल कर सकते हैं एज पर क्वालिटी के, बैच का क्वालिटी कैसा निकल रहा है। और वाइल्ड कॉट जैसे डिस्कस में काफ़ी टाइम में होता भी है, हमने देखा है, लेकिन बेटास में वाइल्ड कॉट करना बहुत इसलिए मुश्किल है, एक्लिमेटेशन करना इज ऑलमोस्ट वेरी टफ। मतलब वो लोग वाइल्ड में जिस एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं, वहाँ से सीधे अगर हम किसी हॉबिस्ट के घर में उसको डालते हैं, उनके जो टैंक्स है घर में, जो एनवायरनमेंट में उनका टैंक जो वो लोग बना के हैं, तो वहाँ पे उनको सर्वाइव करवाना इज़ टू टफ। अगर सर्वाइव होता भी है तो वो स्लोली पेरिश भी कर सकता है, या उसके रिजल्ट्स, मतलब जो कलर्स हैं या उसका जो एक्टिवनेस है, वो हमको नहीं दिख सकता है। तो इसीलिए कैप्टिव ब्रीडिंग के ऊपर भरोसा किया जाता है। बट द स्ट्रेन जो है, उनका जो ब्लड लाइन है, वो ब्लड लाइन एकदम परफेक्ट वाइल्ड रहता है, एंड वो फार्म के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है कि वो फार्म कैसा ब्रीडिंग कर। How do you think is the like Indian market of betas? लोगों के मन में बेटा के प्रति इंटरेस्ट काफ़ी जगह है, एंड बहुत सारे लोग अभी बेटा के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बेटा खरीद रहे हैं, बेटा कीप कर रहे हैं, एंड वो लोग काफ़ी कंसर्न भी है बेटास को लेके, उनको अच्छा स्पेस मिले या वो अच्छे से ग्रो करे, ये सारा ख्याल भी हॉबिस्ट लोग काफ़ी रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ आजकल के डेट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एंड और एक चीज़ है कि वाइल्ड बेटास में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है लोगों को। हम कोलकाता में यहाँ रिसेंटली 1-2 कम्पिटिशन्स करा चुके हैं, तो वहाँ पे लास्ट टाइम जो कम्पिटिशन हमने कराया था, वहाँ पे वाइल्ड बेटास का नंबर वाज मोर देन हाफ मून और प्लेकार्ड बेटा। सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छा एक चीज़ है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि वेरिएशंस ट्राई करने में, तो ये मार्केट अभी काफ़ी अच्छा जा तो फ्रेंड्स, एज नाउ इट बी कमिंग टू हाउ टू कीप बेटा।
देखिए सेटअप का जैसा है कि एक बहुत रॉन्ग नोशन है कि बेटा को छोटा जगह चाहिए या छोटे जगह में वो अच्छा रहता है, ये बिल्कुल गलत एक सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बेटा को हम नैनो टैंक्स में ज़रूर रख सकते हैं, बट जो बेटा का मिनिमम साइज़ ऑफ टैंक है वो 8 इंच बाई 8 इंच का अगर मिनिमम साइज़ हो तो दैट इज़ गुड फॉर अ बेटा। ये बेटा के लिए काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए 5 से 6 लीटर पानी अगर बेटा को मिल रहा है तो वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो हो जाता है बेटा के लिए, कैपेसिटी ऑफ वाटर हो जाता है। बड़े बड़े टैंक्स में भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है 1 फीट या 2 फीट में भी आप एक बेटा को रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा। I have kept in 3.5 feet. कोई किसी में With भी रह other, I सकते think, हैं। angels, यस puppy mollies and all. कम्युनिटी पे भी मैं आ रहा हूँ, कम्युनिटी पे भी मैं आऊँगा। तो ये एक मिनिमम सेटअप का साइज़ होना चाहिए। एंड अगर जो भी फिल्ट्रेशन मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बेटा जो है वो सरफेस से आके ब्रीथ करता है, तो वो कंपलसरी नहीं। एंड जो फिल्ट्रेशन है वो अगर आप देंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके बेटा के लिए, लेकिन अगेन वो कंपलसरी नहीं है। फिल्ट्रेशन अगर दीजिएगा तो उसका जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट एकदम कम होना चाहिए, बिकॉज बेटा एक शैलो वाटर फिश है तो वो ज़्यादा फ्लो उसको पसंद नहीं है, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड इन अ ग्रेटर फ्लो। तो फिल्ट्रेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन ऐड। और सेटअप में आप बेस में ग्रेवल दे सकते हैं, सैंड दे सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं विथ सॉयल। बेटा को प्लांट्स काफ़ी पसंद है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप बेयर बॉटम टैंक भी रख सकते हैं। प्लांट्स अगर आपको बेस में नहीं रखना है तो आप ऊपर से फ्लोटिंग प्लांट्स भी डाल सकते हैं, बिकॉज दे मेक बबल नेस्ट। जो मेल बेटा होता है वो बबल नेस्ट बनाता है, तो उसको वो फ्लोटर्स काफ़ी पसंद है। एंड पानी जो है, पानी ब्लैक वाटर रखिएगा। टैनिंग उसमें बहुत ज़रूरी है, ब्लैक वाटर का टैनिंग। ये आप नेचुरली भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे कंट्री में कैटप्पा लीफ बोलते हैं उसको, इंग्लिश में, हिंदी में उसको जो बादाम का पेड़ होता है, काठ बादाम जो होता है, वो काठ बादाम का जो पत्ता है उससे टैनिंग हो सकता है। और ब्लैक वाटर एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो वो पानी ब्लैक वाटर रखने से उसका हेल्थ बना हुआ रहता है। और थोड़ा वाटर टेम्परेचर देखिए, अगर थोड़ा बोलिएगा। उसका टेम्परेचर हमेशा उसका मतलब उसको वार्म वाटर पसंद है बेटा को। ज़्यादा ठंडे में वो एकदम मतलब सिकुड़ जाता है और वो एक्टिव भी कम रहता है ठंडे पानी में। तो टेम्परेचर जो है उसका अगर आप 26-28 रख रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर बेटा। विंटर्स में थर्मोस्टेट का यूज़ इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं या सजेस्ट करते हैं हॉबिस्ट लोगों को। और ज़्यादा छोटा जगह में रखने से वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप जो थर्मोस्टेट है या हीटर है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड इन रेनी सीजन जहाँ पे फ्लक्चुएट करते हैं टेम्परेचर, देखिए फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर इज ओके अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए। विद इन 4 या 5-6 डिग्री के टेम्परेचर के ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सडन ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए कि आपके घर में पंखा फुल स्पीड पे चल रहा था, वो बंद हो गया, चद्दर आप ओढ़ रहे हैं, इतना टेम्परेचर फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर इतना अचानक से ड्रॉप हो गया तो उसमें फिर आपको हीटर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और इसका कंपैटिबिलिटी लेके थोड़ा बोलिएगा एज टू कौन सा। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। फीमेल बेटास को मेल बेटास के साथ हम अगर जगह छोटा है तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। अगर एक बड़ा स्पेस है, सपोज एक 2 फीट का या 3 फीट का टैंक है और जिसमें काफ़ी सारे हाइडिंग स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे हम एक मेल और एक फीमेल बेटा को ट्राई कर सकते हैं रखने का, बट वो भी मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हाँ वो लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं। इफ़ दे आर कंफर्टेबल देन इट इज़ ओके। और अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो 1 या 2 दिन के अंदर ही फाइटिंग स्टार्ट कर देंगे एंड यू हैव टू पिक देम आउट। बट वी कैन go for it, we can try for it, a male and a female in a big good sized tank जहाँ पे काफ़ी सारा हाइडिंग स्पॉट्स हो। और बेटा जो है वो दूसरे काफ़ी सारे फिशेस के साथ कंपैटिबल है। छोटे फिशेस या टेट्रास या प्लांटेशंस के जो फिशेस हैं जो बुली नहीं करेंगे या जो काफ़ी छोटे नहीं है कि वो खा जाए, इसको छोड़ के काफ़ी सारे टेट्रास या काफ़ी सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांटेड फिशेस है। उसका टैंक मेट का चार्ट आप लोगों को गूगल में भी काफ़ी सारा रेफरेंस मिल जाएगा, तो वो बेटास के साथ रह सकता है। बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कोई फ़िश आप लोग ना रखिएगा जो बेटा का फिन निप करे, क्योंकि जो छोटे फिशेस होते हैं उसमें काफ़ी सारा ऐसा भी छोटा फिश होता है, जैसे मॉलीज हो गया या विडो टेट्रा हो गया, ग्लो टेट्रा जो है वो बेटा का फिन निप करता है, तो उसमें क्या होता है, बेटा का जो शो है वो ख़राब हो जाता है। डाइट के बारे में बोलिए कि एज टू
किस तरह का डाइट, किस तरह से हम लोग खिलाए रखें तो उसके लिए सबसे बेस्ट हो? इसका जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि जो पाचन का जो इसका प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हम मल्टीपल टाइम उसको फीड करा सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार तक भी हम उसको फीड करा सकते हैं। बट आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी हम उसको फीड करा रहे हैं एकदम नॉमिनल अमाउंट में उसको खाना दें, मतलब जितना कम हो सके। अगर हम लोग मल्टीपल फीडिंग करा रहे हैं और वही बेटर है, एक टाइम में ज़्यादा खाना दे देने से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लो रहता ही है और बहुत धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ब्लोटिंग ऑल्सो देयर इज अ ब्लोटिंग का भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। और वेरिएशंस रखिएगा खाने में, 2 या 3 टाइप का खाना अगर आप खिला रहे हैं तो बहुत बेटर है। इसमें आप ड्राई पेलेट्स भी रख सकते हैं या फ्रोज़न वर्म्स जो होता है ये भी रख सकते हैं, लाइव वर्म्स भी खिला सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कोई भी हाई प्रोटीन खाना खिला रहे हैं तो मतलब थोड़ा गैप में खिलाइएगा। डेली हाई प्रोटीन खाना इज़ नॉट गुड। और एक उसका कलर मेंटेन करने के लिए भी मार्केट्स में काफ़ी अच्छे फूड्स अभी आ गए हैं, तो आप लोग कलर के तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ना कि सिर्फ उसका एपिटाइट और ग्रोथ के तरफ। तो एक अगर आप एडिशनल ग्रोथ के एक फूड के साथ अगर आप लोग कलर का एक फूड उसमें ऐड करते हैं और उसको ऑल्टरनेट डे खिलाते हैं तो वो एक वेरिएशन भी होता है, उसको भी मज़ा आता है खाने में, एंड उसका जो टोटल न्यूट्रिशन एंड जो ग्रोथ एंड कलर है वो सारा चीज़ एक साथ हो जाता है। बेटाज का किस तरह का सबसे कॉमन डिजीज क्या होता है? देखिए बेटा का ये फिन्स इसका काफ़ी डेंस होने के कारण इसका फिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिजीजेस ज़्यादा होते हैं, जो फंगल डिजीजेस या बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं ये इसको ज़्यादा हो सकता है। या ड्रॉप्सी बोल के एक डिजीज़ होता है, ये भी इसको काफ़ी होता है। काफ़ी सारे रीजंस है इसके। तो ये 3 बेसिक डिजीज़ेज़ हैं जो होता रहता है, और विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू टेम्परेचर ड्रॉप। और ऐसा अगर कोई भी डिज़ीज़ होता है तो उसमें तुरंत हम लोगों को कोई एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल हम लोगों को जो मेडिसिन है वो अप्लाई करना चाहिए। इंटरनल डिजीज़ में जैसे ड्रॉप्सी हो सकता है, उसको स्विम ब्लडर हो सकता है, तो ये सारा कॉमन डिजीज़ है जो उसको हो सकता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जिससे आपने फ़िश ये लिया है या कोई भी अगर एक्सपर्ट हॉबिस्ट या एक्सपर्ट सेलर आपके आसपास में है, उनको तुरंत अपना फ़िश दिखाइए, लाइव पॉसिबल हो या वीडियो के माध्यम से हो, क्योंकि कोई भी फ़िश का पर्टिकुलर कितना डोजेज में देना है ये मेडिसिन वो डिपेंड कर रहा है कि वो उस टाइम पे कितना अफेक्टेड है। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ड्रॉप्सी एक मेजर डिजीज है। हाँ, ड्रॉप्सी बहुत कॉमन डिजीज है। इसका अगर एक बार थोड़ा ट्रीटमेंट अगर आप थोड़ा बोल पाइएगा तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द। देखिए ड्रॉप्सी का ट्रीटमेंट बहुत टफ है एंड बहुत कम रिजल्ट्स अचीव होता है ड्रॉप्सी के ट्रीटमेंट से, बट इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सॉल्ट बाथ। जो एक्वेरियम सॉल्ट होता है या रॉक सॉल्ट या हम मार्केट में इसको सेंधा नमक बोलते हैं, तो ये जो नमक होता है इस नमक को हम लोगों को यूज़ करना होता है एक छोटे से कटोरे में वार्म पानी में। पहले उस अफेक्टेड फ़िश को हम लोगों को टेम्परेचर उसका एक्लिमेट करके उसको उस पानी में जो नमक है वो नमक घोल के थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी में वो नमक दे के हमको उस पानी में उस फ़िश को कितना अफेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है, 10 मिनट से 20 मिनट तक भी हम रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के वो कितना अफेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट बाथ। ये अगर वो कम अफेक्टेड है तो दिन में 1 बार करने से भी कभी कभी रिजल्ट मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है तो दिन में 2 बार करना पड़ता है। बट सॉल्ट बाथ का जो ट्रीटमेंट है वो ड्रॉप्सी के ऊपर बहुत कम उसका मतलब रिजल्ट अचीव होता है। ड्रॉप्सी हम लास्ट में जाके वो डेड हो ही जाता है फ़िश, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी का जो पैरामीटर्स है वो साफ़ मतलब अच्छा रखिए, साफ़ पानी रखिए, ओवर फीड मत करवाइए। एंड उसका जो डी वर्म्स अगर आप लोग अगर लाइव फीड करवा रहे हैं, लाइव फीड बहुत कम कीजिए उसको, एकदम कम अमाउंट में। अगर उसमें वर्म्स पैदा होता है तो उसको डी वर्मिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ब्लोटिंग भी बहुत कॉमन एकदम ये, उस ब्लोटिंग के बारे में अगर उसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा अगर बोलें। देखिए ब्लोटिंग का जो है उसमें आपको पानी का लेवल कम करके रखना होता है, एंड वही सेंधा नमक का जो ट्रीटमेंट है सॉल्ट बाथ वो भी हम लोगों को देना होता है, तब जाके उसका जो जिस कारण से वो ब्लोटिंग हुआ है वो थोड़ा कम होता है। आज के मार्केट में कुछ अच्छे मेडिसिन भी आ गए हैं ब्लोटिंग के जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन पानी का लेवल कम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग उसका उस टाइम पे ऑफ रखना पड़ेगा जब तक उसका जो ब्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं होता। एप्सम सॉल्ट भी आपका काम में आता है आपका ये ब्लोटिंग? हाँ, ब्लोटिंग के केस में हम लोग एप्सम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये
मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी अच्छे से। एंड ये अप्लाई करने से पहले आप लोग किसी एक एक्सपर्ट से या कोई भी जो अच्छा सेलर है या जिससे आपने ख़रीदा है फ़िश, उनसे एक बार इसका डोजेज के बारे में कंसल्ट कर लीजिएगा ज़रूर, बिकॉज इसका ओवरडोज होने के कारण वो उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है इसका। आप क्वारंटाइन उसको कैसे करते हो, प्रोसेस क्या है? क्वारंटाइन देखिए, काफ़ी सारा फिशेस का तो ऑलरेडी वो बहुत काफ़ी हेल्दी रहता है क्वारंटाइन, और डिजीज़ फ्री भी रहता है, बहुत एक्टिव हम लोगों के पास आता है। तो क्वारंटाइन का ज़्यादा ज़रूरी तो उन सारे फिशेस के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी फ़िश ट्रांसपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है या कोई डिज़ीज़ उसको है, डिज़ीज़ के लिए तो हम उसको सीधा ट्रीट करते हैं जो भी डिज़ीज़ है। या अगर कोई डिज़ीज़ फ्री है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, कलर में नहीं है, कलर छोड़ के है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एक छोटे से टैंक में रखते हैं। छोटे से टैंक में रख के उसको हाई टैनिंग में रखते हैं। एंड टेम्परेचर ये देख रखते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, वार्म टेम्परेचर में वो रहे। एंड लाइट्स ऑफ करके रखते हैं, उसको फीडिंग नहीं देते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा कवर्ड रखने का कोशिश करते हैं। एंड अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा हाइडिंग स्पॉट्स भी हम उसको दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा धीरे धीरे एकस्टम्ड होने में उसको अच्छा ये रहे। एंड ऐसे सेटअप में रखने से मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, जो कलर है उसका, उसमें वो वापस आ जाता है। कि आजकल बहुत हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारा बेटर्स का कॉम्पिटिशन्स होता है ऑल ओवर इंडिया, बंगाल में भी ऑल इंडिया नेशनल कॉम्पिटिशन्स होता है। तो डेफिनेटली उसके लिए सब लोग, आई बिलीव हॉबीज लोग, फिर उस तरह का फिर मतलब शो ग्रेड आपका बेटर्स डेफिनेटली वो लोग ग्रूमिंग करते होंगे, उसको लेके कल्चर करते होंगे। सो ये शो ग्रेड आप लोग उसको कैसे बनाते हो, हाउ इज दैट एक्चुअली डेवलप्ड, उसको आप लोग कैसे नर्चर करते हो? देखिए, शो ग्रेड फिश जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप जो स्ट्रेन का फ़िश ले रहे हैं वो स्ट्रेन एक्चुअली शो ग्रेड है या नहीं। एंड उस स्ट्रेन का जो फ़िश आप लोग उसको ग्रूम करेंगे, वो फ़िश में पोटेंशियल होना चाहिए। वो फ़िश जितना क्लोज टू फ्लॉलेस हो, फ्लॉलेस कुछ पॉइंट्स में होता है, जैसे टेल का मार्किंग बोल लीजिए, उसका बॉडी शेप बोलिए, बॉडी के साथ टेल का जो रेशियो है शेप का, उसके ऊपर भी होता है। फिर उसका जो सामने वाला सर के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मास्क बोलते हैं हम उसको, वो मास्क है कि नहीं, अगर फुल मास्क हुआ तो ज़्यादा शो ग्रेड हुआ। ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर वो एक्टिव है कि नहीं, कितना अच्छे से वो फ्लेयर कर रहा है, फ्लेयर करने के टाइम पे उसका जो टोटल जो टेल का स्प्लिट है वो कितना स्प्लिट हो रहा है, वो ओवर है, ओवर हाफ मून है या हाफ मून है, ये सारा चीज़ पे वो फिश का शो ग्रेडनेस डिपेंड करता है। एंड वो जो जिस स्ट्रेन का वो फिश है वो स्ट्रेन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, शो ग्रेड स्ट्रेन होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल, हम लोग एक नॉर्मल किसी भी कलर का एक हाफ मून अगर लेके चले गए, वो उसको हम शो ग्रेड नहीं भी बोल सकते अनटिल एंड अनलेस उस पर कुछ स्पेशल बात हो। जो शो ग्रेड स्ट्रेन्स हैं वो शो ग्रेड स्ट्रेन्स ही ज़्यादा इन सारे कंपटीशंस पे मैं वही आ रहा था कि ये सारे कंपटीशंस बहुत सारे जगह में हो रहा है अभी। टोटल मतलब पहले बाकी कंट्रीज़ में तो होता ही था, अभी इंडिया में भी हो रहा है। एंड ये शो ग्रेड फिशेस अगर आप लोग कंपटीशन में लेके जाएंगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कोलकाता में भी हो चुका है पहले, और भी सारे सिटीज़ में हो चुका है, चेन्नई में हो चुका है, केरला में हो चुका है। एंड यहाँ पे जो है वो फ़िश को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है शो के लिए। ग्रूम करना मतलब वहाँ पे जो जजेस हैं वो फ़िश को मार्किंग देते हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसके ऊपर तो देते ही हैं, और वो फ्लेयर कर रहा है कि नहीं ऑन डिमांड हम उसको फ्लेयर करवाएं, स्टिक से करवाएं या जो फ्लेयरिंग मिरर है वो मिरर रख के उसको फ्लेयर करवाएं, किसी से भी करवाएं, वो फ्लेयर करने के हैबिट में है या नहीं, तुरंत फ्लेयर करता है कि नहीं एट एनी कंडीशंस, लाइटिंग कंडीशंस में हो या साउंड में हो, कहीं पे भी वो हो। So you mean to say that is possible actually? ये हम इसको ट्रेन कर सकते हैं बेटा को, इसी को हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं। ग्रूमिंग का ये बहुत एक्चुअली ये सिर्फ पार्ट नहीं है, एकमात्र पार्ट नहीं है ग्रूमिंग का, उसमें फूडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रूमिंग में हम उसको कैसे कंडीशंस में रख रहे हैं, ये उसका टाइमिंग्स कैसा है, फूडिंग का सारा चीज़ आता है ग्रूमिंग के अंडर। बट फ्लेयरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ग्रूमिंग का एक हिस्सा है। दिन में कम से कम 10 या 15 मिनट का एक टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होना चाहिए जिस टाइम में आपका फ़िश फ्लेयर करेगा, अपना एग्रेशन शो करेगा। वो आप फ्लेयरिंग स्टिक से भी उसको करवा सकते हैं, वो आप ग्रूमिंग मिरर्स भी अवेलेबल है उससे भी करवा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे उसको हम हर रोज़ उसका ये ट्रेनिंग करेंगे, जिस टाइम में वो फुल फ्लेयर करेगा एंड अपना एग्रेशन दिखाएगा एक्चुअली।
ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में भी वही चीज़ होता है, उसको फ्लेयर करवाया जाता है और अगर वो अच्छे से फ्लेयर किया तो उसके ऊपर मार्किंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मार्किंग का। एंड अगर आप कंपटीशन के लिए नहीं भी जा रहे हैं तो बेटा नेचुरली एक एग्रेसिव फिश है, तो रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा एग्रेशन अगर वो अपना निकाल पाएगा तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। So, Parijat, so here we end today's episode. So, Parijat, I thank you so much. Friends, I wish you all a very happy beta keeping.